साथियों, हिंदू संस्कृति, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म के प्रशंसक और जात प्रथा के समर्थक यह दलील पेश करते हैं कि भारत बर्बरता की स्थिति में भी ऊंचा उठा रहा और देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना में कमी नहीं आई। राष्ट्र के खातिर अपनी आहुतियाँ दी, किंतु इस कथन में कुछ भी सच्चाई नहीं है। सही तो यह है कि देश प्रेम और राष्ट्रीयता की सच्ची भावना हिंदुओं में कभी जागृत ही नहीं हुई है। वे अपने लिए, अपने कुटुंब और अपने समाज के लिए मरे, जूझे, राष्ट्र के लिए कभी नहीं। यहाँ जाति और धर्म के प्रेम में वीरता के दर्शन होते हैं, किंतु राष्ट्र प्रेम में नहीं। जिन वीरों ने अपने वीरता और रक्त से हल्दी घाटी को अमर बना दिया, क्या वे भारत राष्ट्र के लिए लड़े थे? नहीं, वे तो मेवाड़ भूमि और महाराणा प्रताप के लिए लड़े थे। शिवाजी और उनके वीर सिपाही क्या राष्ट्र के लिए लड़े थे? नहीं, वे अपने राज्य विस्तार के लिए लड़े थे। इसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान महमूद गोरी से अपनी प्रतिष्ठा और अपने प्रांत की रक्षा के लिए लड़ा था, और पृथ्वीराज का प्रतिद्वंदी जयचंद पृथ्वीराज के विनाश और अपनी मान हानि का बदला लेने के उद्देश्य से लड़ा था, न कि देश के लिए। यदि इन हिंदू वीरों में देश प्रेम की भावना होती तो एक होकर देश के लिए लड़ते। वास्तविकता यह है कि उनकी युद्ध वीरता में राष्ट्र के प्रेम मर्यादा का प्रश्न ही नहीं, स्वयं का स्वार्थ निहित था। कुछ हिंदू राष्ट्रवादी अपने समाज की परंपराओं को यह कहकर प्रशंसा करते हैं कि भारत जब तक स्वतंत्र रहा उसका कारण हिंदू समाज का कट्टरपन ही रहा। उनका कहना है कि वैदिक काल से लेकर बौद्ध काल तक भारत पर हिंदुओं का स्वतंत्र साम्राज्य रहा। कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सका। बाद में कमजोरी बौद्ध धर्म के कारण आ गई, किंतु यह झूठी आत्मप्रशंसा है। इसका कारण हिंदुओं की संरचना और उनकी वीरता नहीं, प्राकृतिक साधन ही रहे। भौगोलिक दृष्टि से भारत की भूमि अधिक सुरक्षित रही। भारत तीन तरफ से सागर और उत्तर में हिमालय की गगनचुंबी चोटियां हैं, जिनके पार करके बाहर से किसी का आना अति दुर्लभ काम था, क्योंकि विश्व तब आज की भांति वैज्ञानिक दृष्टि से इतना आगे नहीं था कि यंत्रों, हवाई जहाज़ों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत पहुंच सकें। किंतु ज्यों ही बाहरी जातियों को पता चला तो बाहर से आक्रमण होने शुरू हो गए। यवन आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए और अंत में फ्रेंच, डच, अंग्रेज आए। इन सबके आगमन में एक विशेष बात यह रही कि प्रायः सबने इन भारतीयों पर विजय पाई। एक से भी हिंदू अपनी रक्षा न कर सके और न अपने बल से उन्हें खदेड़ सके। यहाँ का जातिगत सामाजिक विभाजन देश की स्वतंत्रता कायम रखने का कारण रहा, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। वास्तविकता तो यह है कि यही जातिगत सामाजिक विभाजन देश की पराधीनता का कारण बना। बड़े व्यवस्था में कर्म का ऐसा विभाजन किया गया कि एक जात दूसरी जात के कर्म को आपत्तिकाल में भी नहीं अपना सकी। समाज का कानून ऐसा था कि जब विदेशियों ने आक्रमण किया तो ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र देश रक्षार्थ अस्त्र नहीं उठा सके। ये तीनों वर्ण निकम्मे रहे। देश की रक्षा का भार केवल क्षत्रियों पर आ पड़ा। शक, हूण, कुषाणों का हमला हुआ। सन 986 ईस्वी में भारत पर सुबुक्तगीन का हमला हुआ। उसके लड़के महमूद का हमला 11वीं सदी में हुआ। कन्नौज और मथुरा को उसने खूब लूटा। 1023 में सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई की। इस मंदिर में पुजारियों की संख्या उसकी सेना के सिपाहियों से कहीं अधिक थी और इन पुजारियों
कि नाई संख्या में आक्रामक की सेना से अधिक थे। मंदिर लुट गए, अविवाहित कन्याओं के साथ तक बलात्कार व्यभिचार हुए, किंतु नाई और पुजारी चुप रहे क्योंकि लड़ने का व्यवसाय उनका नहीं था। यही हाल तैमूर लंग के आक्रमण के समय हुआ। मारकाट के समय लाखों की संख्या में भाग खड़े हुए, आबादी का उजाड़ हो गया, किंतु उन्होंने तैमूर का सामना नहीं किया। कहते हैं कि जब राणा सांगा का बाबर के विरुद्ध घोर संग्राम हो रहा था तो सीकर के किसान खेतों में चुपचाप हल चला रहे थे। इन सब पराजयों का कारण क्या था? केवल यहाँ का सामाजिक संगठन। एक वर्ग जिसको नगर प्रवेश का निषेध हो, जिसकी छाया मात्र से हिंदू अपने को नापाक समझते हों, जिसे सड़क पर चलने की स्वतंत्रता न हो, क्या वह युद्ध के समय सवर्णों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन का सामना कर सकता था? कदापि नहीं। जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, महावीर, नागवीर सेन, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, यशोवर्मन, राणा सांगा, प्रताप, शिवाजी जैसे वीर हों और फिर भी भारतीय हारते रहे, बड़े लज्जा की बात है। यही बड़ी व्यवस्था राह की रुकावट बनी। इसी प्रकार यहाँ का सामाजिक विभाजन देश की स्वतंत्रता को कायम रखने का नहीं, देश को स्वतंत्र बनाने का उत्तरदायी है।